चलिए, जय मां सरस्वती। चलिए आज शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन, जिसमें हम लोग आने वाली गुड मॉर्निंग बाबू। आने वाली जो परीक्षा है, आवाज जा रही है आप मेरी? आने वाली परीक्षा परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर कुछ करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है? चलिए फटाफट हम लोग लग जाते हैं। जितना जल्दी संभव हो सकेगा जवाब दीजिएगा। सभी जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए थोड़ा ग्रुप में, क्योंकि बिना बताए लाइव आए हैं। कहीं कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं डाले थे कि हमको लाइव आना है। अचानक सोचे कि चलो आज आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, खुश रहिए। सब महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है ना? चलिए सवाल है कि भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं कौन है? पीट्यूसाइट, क्रोमैफिन कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, धूल कोशिकाएं। तो इसमें जवाब होगा आपका कुफर कोशिकाएं। हाँ, कुछ नए नए सवाल होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। टीबी के टीके का नाम क्या है? PAS, OPV, DPT, BCG। टीबी के टीके का नाम कमेंट करिए। टीबी के टीके का नाम क्या है? PAS, OPV, DPT, BCG। आपको सभी को पता है कि टीबी के टीके का नाम है BCG, है ना? टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका बच्चों को दिया जाता है। बिल्कुल सही। अगला है, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है पोम, एल्केलॉइड, लैक्टस या टेनिन। अफीम से जो प्राप्त होता है मॉर्फिन, वो क्या है? पोम है, एल्केलॉइड है, लैक्टस है या टैनिन है? जवाब दीजिए। अफीम से जो प्राप्त होता है वो एल्केलॉइड है, टैनिन नहीं है बाबू। अफीम से प्राप्त होता है वो क्या है? एल्केलॉइड है, याद रखिएगा, ठीक है ना? अगला है, निम्न में कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? क्वेश्चन पर गौर कीजिए। निम्न में कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? पोलियो, चेचक, एड्स, टीबी। जो विषाणु से नहीं होता है, जल्दी जवाब दीजिए, दे सकते हैं आप लोग जवाब। विषाणु से नहीं होता है, पोलियो, चेचक, एड्स या टीबी, कौन सा जो है नहीं होता है? बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, ठीक है, टीबी। टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
नहीं, पोलियो गलत है। पोलियो विषाणु से होता है, चेचक भी विषाणु से होता है, एड्स भी विषाणु से होता है। और टीबी मैंने पढ़ाया है आपको कि टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, इसलिए इसमें आंसर होगा टीबी। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? निम्न में कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव। जीवाणु से होने वाला मनुष्य में रोग कौन है? इसमें से जीवाणु से होने वाला इसमें रोग है अतिसार, ठीक है ना, जिसको हिंदी में अतिसार कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कहते हैं डायरिया, ठीक है ना। अगला सवाल आपके पास यह है, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है एलिसा परीक्षण, ESR परीक्षण, PCR परीक्षण, बिडाल परीक्षण। ये बहुत घूमता है क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा भी गया है, आप बता सकते हैं। गलत जवाब एलिसा नहीं होगा, ठीक है। अभी बिडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट है बिडाल परीक्षण। एलिसा से तो एड्स का जांच होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके पास ये है, एड्स है, एड्स क्या है? TMV, जीवाणु, वायरस से उत्पन्न रोग, कैंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि एड्स जो है ये वायरस से उत्पन्न रोग है ना। चलिए अगला सवाल, इंटरफेरॉन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन क्या है? प्रति विषाणु प्रोटीन, प्रति जीवाणु प्रोटीन, प्रति कैंसर प्रोटीन या सम्मिश्रण प्रोटीन। एक बार फिर से सवाल सुनिएगा, इंटरफेरॉन होते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन, प्रति कैंसर प्रोटीन, प्रति जीवाणु प्रोटीन या सम्मिश्रण प्रोटीन। इंटरफेरॉन क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा कि इंटरफेरॉन जो है ये प्रति विषाणु है ना, एंटीवायरस प्रोटीन है इंटरफेरॉन, याद रखिएगा, प्रति विषाणु प्रोटीन। अगला है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा, लसिका गांठें। क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आप सोचिए, और हम भी सोच रहे हैं। बिल्कुल इसमें एकदम क्लियर झलक रहा है। थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा, लसिका गांठें। तो इसमें प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाला अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। थाइमस तो लेता ही है, प्लीहा भी लेता है, और लिम्फ नोड लसिका गांठें भी लेता है। तो याद रखना है कि इसमें मस्तिष्क जो है ना, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अच्छा अगला सवाल है, एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं लिपिड्स, जीवाणु, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। एंटीबॉडी क्या होता है? लिपिड्स होता है, जीवाणु है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट है, बताइएगा। एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है, श्वेत रुधिराणु WBC
श्वेत रुधिर अणुओं का कार्य क्या है? O2 का संवहन, CO2 का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा। क्या होगा? WBC का काम हम बताए थे आपको कि एंटीबॉडी का निर्माण करना है, और एंटीबॉडी क्या करता है? शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा कि श्वेत रुधिर अणुओं का कार्य क्या है? शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा, है ना। अगला सवाल है, एंटीबॉडीज किसमें बनते हैं? लिम्फोसाइट्स, मास्ट कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट या माइक्रोफेजेज? तो याद रखना है, एंटीबॉडी जो है ये लिम्फोसाइट से बनता है ना। लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, आपको पढ़ाया हुआ है। ये अभी जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ये सभी चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग से किया जा रहा है, ठीक है। फिर और दूसरे चैप्टर से भी सवाल होंगे। अगला सवाल, हेरोइन किसका रूप है? हेरोइन किसका रूप है? तंबाकू, पोस्ता, धतूरा, भांग? मतलब किसमें से हीरोइन प्राप्त किया जाता है? बताइए। हेरोइन जो कि एक ड्रग्स है, हेरोइन जो है ये पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ता जो दाना होता है ना। अगला सवाल है, अमीबिये पेचिश किससे होती है? अमीबिये पेचिश किससे होती है? अमीबा प्रोटियस, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, टीनिया सोलियम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका? तो अमीबिये पेचिश होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको मालूम होगा। ऑप्शन ये है, बाइसमान, स्मिथ, फ्लेमिंग, आर्बर। पेनिसिलिन का खोज, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का खोज आपको बताए थे हम कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो इसमें हो जाएगा फ्लेमिंग। अच्छा, अगला सवाल आपके पास ये है, आपके सामने, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। ये नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं HIV। HIV में आनुवांशिक पदार्थ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत पूछता है। HIV में आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA का एकहरा सूत्र, RNA का दोहरा सूत्र, DNA का दोहरा सूत्र, DNA का एकहरा सूत्र। HIV में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो आपको याद रखना है। HIV में जो है, HIV क्या है? विषाणु है, और विषाणु में क्या पाया जाता है? RNA। तो RNA का एकहरा सूत्र होता है ना। RNA सिंगल कुंडली वाला होता है। तो याद रखना है कि HIV में RNA का एकहरा सूत्र होता है। द्वि कुंडली तो DNA होता है ना। अगला सवाल, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? दांतों से चबाकर, पेप्सिन द्वारा पचाकर, पीत द्वारा मारकर या HCl द्वारा मारकर? भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले विषाणु जो है, सॉरी विषाणु नहीं मतलब रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? दांतों से चबाकर, पेप्सिन द्वारा पचाकर, पीत द्वारा मारकर, HCl द्वारा मारकर? जवाब दीजिए। इसका जवाब बहुत सामान्य है, HCl द्वारा मारकर, है ना।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन के साथ गए रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। चलिए अब हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आपको ज्यादा जो सवाल पूछता है, युग्मनज किसका विकास करता है? युग्मनज किसका विकास करता है? भ्रूण, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। ये लेसन 2 से सवाल है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। युग्मनज किसका विकास करता है? भ्रूण, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। क्या होगा? तो आपको पता है, बता चुके हैं कि युग्मनज जो है विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। तो आंसर हो जाएगा भ्रूण। हाँ, खुश रहिए। चलिए, देर से जुड़े हैं आप लोग। अगला सवाल ये है आपके सामने, बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, बीजांड से, भ्रूणकोश से, परागकोश से। बोलिएगा, बीज का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, भ्रूणकोश से, बीजांड से, परागकोश से। बता चुके हैं आप लोग को, बीज का निर्माण होता है बीजांड से। किससे होता है? बीजांड से। अगला सवाल है, पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है। पराग कोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सुनिए। सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, स्फुटन में सहायक होना, सुरक्षा प्रदान करना, इनमें कोई नहीं। क्या होगा? टेपिटम का कार्य है सूक्ष्म बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज किसने की? डबल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, लैमार्क, नवास्चिन या प्रोफेसर पीसी माहेश्वरी। द्विनिषेचन पढ़ाया हुआ है, बताइए फटाफट। रिवीजन के लिए ही हम लाइव आते हैं। तो द्विनिषेचन का खोज किया था, आपको बताए थे, नवास्चिन ने। किसने किया था? नवास्चिन ने किया था। अच्छा, बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, एपोमिक्सिस या एपोकार्पी। क्या होगा? बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया। तो बिना निषेचन के अगर यहाँ फल का बात होता तब तो अनिषेक फलन होता, लेकिन भ्रूण का बात हो रहा है, तो बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया क्या हो जाएगा? अनिषेक जनन। बिल्कुल सही जवाब है, अनिषेक जनन। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, अनावृत बीजी का या आवृत बीजी का? द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? तो द्विनिषेचन जो है ये आवृत बीजियों का महत्वपूर्ण लक्षण है ना। अगला सवाल है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। बहुत आसान सवाल कर रहे हैं। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, मादा जननांग, नर जननांग, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। पुंकेसर क्या होता है पुष्प का? ये तो कोई भी बता सकता है। पुंकेसर पुष्प का क्या होता है? नर जननांग होता है ना। पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मादा जनन तंत्र का भाग है परागकण,
पुंकेसर, भ्रूणकोश, पराग मात्र कोशिका। मादा जनन तंत्र का भाग कौन है? तो परागकण तो नहीं होगा, ये नर वाला है। पुंकेसर ये भी नर ही का पार्ट हो गया। पराग मातृ कोशिका तो ये भी परागीकरण का बात हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा भ्रूण कोश। क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र का भाग है भ्रूण कोश। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल है, निम्न में अगुणित कोशिका है। अगुणित मतलब एन मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। निम्न में अगुणित कोशिका है टेपिटम, पराग मातृ कोशिका, पराग कण या भ्रूणपोष केंद्रक। इसमें से अगुणित कौन है बताइए? एक बार और ऑप्शन सुनिए। टेपिटम, पराग मातृ कोशिका, पराग कण या भ्रूणपोष केंद्रक। अगुणित कौन है? इसमें अगुणित है पराग कण। ठीक है ना? इसमें अगुणित कौन है? पराग कण। पराग कण क्या है? नर युग्मकोद्भिद, और युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। ठीक है, चलिए अगला है, पुष्प में सहायक चक्र होते हैं। बाह्यदल पुंज व पुमंग, पुमंग व जायांग, पुमंग व दलपुंज या बाह्यदल पुंज व दलपुंज। आपको बताए हैं कि पुष्प में 4 चक्र होता है, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, पुमंग और जायांग। तो पुमंग और जायांग को जो है क्या बोलते हैं? पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं, और दलपुंज बिल्कुल सही, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को है ना सहायक अंग कहते हैं। तो सहायक चक्र हो गया बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक, पुष्पी पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। पराग कण में, बीजांड में, पुंकेसर में, इन सभी में पुष्पी पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अभी केवल लेसन 2 से अभी प्रश्न कर रहे हैं, इससे पहले लेसन 4 से किए थे। एकदम लेसन वाइज आज रिवीजन आपको करवा रहे हैं हम। पुष्पी पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं, तो आपको मालूम होगा सभी कैसे होगा बाबू? नर युग्मक आपको पता है कि पराग कण में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पराग कण में। पराग कण नर जनन इकाई है। पराग कण में नर युग्मक पाया जाता है, याद रखिएगा, पराग कण में। अगला सवाल है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, इनमें कोई नहीं। भ्रूणपोष कैसा होता है? द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, कोई नहीं। भ्रूणपोष कैसा होता है? तो याद रखिएगा भ्रूणपोष जो है ये त्रिगुणित होता है। याद रखिएगा भ्रूणपोष कैसा होता है? आवृत बीजियों में त्रिगुणित होता है। अगला सवाल, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं पराग नलिका में। द्विगुणित नहीं होगा बाबू। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं पराग नलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में या निभाग में। ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाया जाता है? पराग नलिका में, भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में, निभाग में। तो याद रखिएगा ध्रुवीय केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है भ्रूणकोश में, है ना, भ्रूणकोश में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है।
द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है दो नर युग्मकों के संयोजन से, दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से, नर युग्मक व ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। तो द्वितीयक केंद्रक जो है ना, ये आपका दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक अभी जस्ट बताए हैं कि ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाया जाता है, भ्रूण कोश में। अब भ्रूण कोश में ही जो ध्रुवीय केंद्रक है वो दो गो ध्रुवीय केंद्रक होता है, तो दोनों ध्रुवीय केंद्रक एक जगह हो जाता है, ठीक है, तो बन जाता है द्वितीयक केंद्रक। तो याद रखना है कि द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, ठीक है। चलिए, बहुत ही सब महत्वपूर्ण सवाल है, यही सब सवाल पूछता है बाबू, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने ये है, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन, अनिषेक जनन, त्रिसंलयन, इनमें कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोचिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन, अनिषेक जनन, त्रिसंलयन, इनमें कोई नहीं। यहां पर ये होगा बाबू त्रिसंलयन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछता है अक्सर। एक बार और आप लोगों के लिए दोहरा दे रहे हैं, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। अगला सवाल आपके सामने ये है, मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं। मकरंद उत्पन्न करने वाले पुष्प होते हैं वायु परागित, जल परागित, पक्षी परागित, कीट परागित। मतलब जिसमें मकरंद उत्पन्न होता है उसमें कौन परागन होता है? वायु परागन, जल परागन, पक्षी, कीट। याद रखना है कि जिसमें कीट परागन होता है, वैसे पुष्प जो कीट, जिसमें कीट परागन होता है, कीटों द्वारा परागन होता है, उस पुष्प में मकरंद ज्यादा मात्रा में भरे होते हैं। मकरंद यानी कि नेक्टर, नेक्टर यानी कि फूल में रस, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, परागकण की बाह्य भित्ति तथा अंतः भित्ति। अच्छा चलिए, एकाएक ही बताइए, परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? परागकण की बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। और परागकण की भीतरी भित्ति जो है ये बनी होती है पेक्टासेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये है, बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा? यानी कि कहने का मतलब कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक, माहेश्वरी, विंकलर या कूपर? तो बहुभ्रूणता, राम 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 बाबू, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो आपको याद होना चाहिए, बहुभ्रूणता की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। बिल्कुल सही, ये जवाब बिल्कुल सही मंजीत, श्रवण। अगला सवाल है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक राम उदार, बीएन प्रसाद, पीएन मेहता, पी माहेश्वरी। ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है, तो याद रखिएगा कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है पी माहेश्वरी को, ठीक है। अगला सवाल है, परागकण मातृ कोशिका में, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित? परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है
अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित? बोलिएगा। परागकण मातृ कोशिका। तो जाहिर सी बात है कि परागकण मातृ कोशिका जो है ये अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित, यानी कि हैप्लॉइड होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या इसमें आधी होती है। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 1, 8। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या बताइएगा। बिल्कुल आप लोग के लिए खोज के लाए हैं सब सवाल। एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। कितना? 4। अगला सवाल है, निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है। निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है। बाह्य कवच, अंतः कवच, बीजांड वृंत या फल भित्ति? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अंतः कवच। क्या हो जाएगा? अंतः कवच। तो ये जितने भी सवाल अभी हमारे द्वारा किए गए ये लेसन 2 से सवाल था। और सवाल हो कि अभी नहीं? बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला चैप्टर आपका है लेसन 3। चलिए बताइएगा। मानव जनन से सवाल है, फटाफट करेंगे जल्दी से। 20-25 क्वेश्चन इसमें आपको हम लेके बैठे हैं। मानव जनन रिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी। अंडाशय पाया जाता है, इसमें आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे भी पाइएगा। अंडाशय पाया जाता है नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए एवं बी दोनों, किसी में नहीं? बोलिए फटाफट। अंडाशय पाया जाता है नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए एवं बी दोनों में? बिल्कुल सही, मादा। ऐसे ही जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राइडर बिल्कुल सही। अगला है, एंड्रोजेन किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजेन किसे उद्दीपित करता है? शरीर, सिर, पूछ, शुक्राणु जनन? एंड्रोजेन जो हार्मोन होता है ये किसको उद्दीपित करता है? एंड्रोजेन जो है ये शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। ठीक है, नहीं सिर नहीं होगा, शुक्राणु जनन को। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये आप लोग बता दीजिएगा। यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। पहला बार जब लड़कियों में मेंस आता है ना, एमसी आता है, उस समय को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या आर्तव? ये आप लोग बता सकते हैं। पहला बार जब लड़की के जीवन में मेंस होता है उस घटना को क्या कहते हैं? सी, बिल्कुल सही जवाब है सी, यानी कि रजोदर्शन, है ना। हिंदी में उसको कहते हैं रजोदर्शन और इंग्लिश में कहते हैं क्या? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क। अगला सवाल, अपरा का कार्य है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा का कार्य है भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, इनमें सभी? ये तो एकदम आप लोग आंख मूंद के जवाब दीजिएगा। अपरा का क्या कार्य है? भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, इनमें सभी? बिल्कुल सही, इनमें सभी, है ना। इनमें सभी वाला में तो आप लोग एकदम। चलिए
अगला सवाल, मानव अंडाशयी चक्र यानी मानव मेनस्ट्रुअल साइकिल में अंडोत्सर्ग कितने दिन में होता है? जल्दी से जवाब आना चाहिए। चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14वें दिन, चक्र के 28वें दिन। मेनस्ट्रुअल साइकिल के कैवा दिन अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, सब पढ़ाया हुआ है। 14। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है 14वें दिन। अगला सवाल, मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 47, 21। मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 47, 21। 23 बिल्कुल सही जवाब। 23 बिल्कुल सही जवाब है। जो भी 23 दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक शुक्राणु, अंडाणु, अंडवाहिनी, प्रोस्टेट। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक, जल्दी जवाब दीजिए। शुक्राणु, अंडाणु, अंडवाहिनी, प्रोस्टेट। ABCD मत लिखिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिखिए, हम समझ जाएंगे। अंडाशय द्वारा क्या उत्पन्न होता है? सिंपल है सवाल, अंडाशय द्वारा बनता है अंडाणु। ठीक है, अंडाशय द्वारा क्या बनता है? अंडाणु बनता है। अगला सवाल है, मानव में निषेचन होता है। इतना जल्दी जवाब आना चाहिए। मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। जल्दी कमेंट करिए। गलत जवाब, योनि नहीं होगा। ABCD नहीं लिखिए, बिल्कुल सही, फैलोपियन नलिका में। राजेश सही है, ऐसे ही शॉर्ट में लिख दो, हम समझ जाएंगे भाई। चलिए, फैलोपियन नलिका में मानव में निषेचन होता है, बताया हुआ था आप लोग को। अगला सवाल है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीडिंग कोशिकाएं, हाँ, लाइडिंग सेल भी कहते हैं उसको। तो लाइडिंग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषण में, वृक्कों में, आंत में। लीडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? बताइए जल्दी से। लीडिंग कोशिका वृषण में, आपको याद होगा, वृषण में पाया जाता है लीडिंग कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका दोनों पाया जाता है वृषण में। देखिए, अगला सवाल आ ही गया, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो इसका तो जवाब अभी हम दे ही चुके। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं बाबू। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल कहां पाया जाता है? तो टेस्टिस में पाया जाता है, यानी कि वृषण में पाया जाता है। अगला सवाल है, पुरुष में शुक्राणु कहां बनते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा। पुरुष में शुक्राणु कहां बनते हैं? यकृत में, वृषण में, जठर ग्रंथियों में, अंडाशय में। बोलिए, टेस्टिस, लीवर, जठर ग्रंथि, ओवरी, वृषण। बिल्कुल सही जवाब है, शुक्राणु बनता है वृषण में। अगला सवाल, शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, लाइसोसोम, वृषण या आमाशय? शुक्राणु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? ये आप बता सकते हैं बहुत जल्दी। शुक्राणु के शीर्ष भाग को कहते हैं, सोचिए सर। इंग्लिश में भी तो, इंग्लिश में तो बोल ही रहे हैं, मतलब इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन तो इंग्लिश वाला लेके बैठे नहीं हैं हम, लेकिन जो होता है तो बता दे रहे हैं हम। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का बात हो रहा है, तो शुक्राणु का शीर्ष भाग को यानी कि हेड को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ये तो इंग्लिश ही है। अगला सवाल आपके पास ये है, स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये अभी पूछे थे हम। स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो अभी जवाब आप दिए थे 14वें दिन, तो क्या उस क्रिया को क्या कहते हैं?
प्रत्यारोपण, गेस्ट्रेशन या पार्चुरिशन या ओवोल्यूशन। अंडाशय से अंडाणु निकलता है 14वें दिन, उस घटना को क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं ओवोल्यूशन, याद रखिएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग, इंग्लिश में हो गया ओवोल्यूशन। अगला सवाल, बिल्कुल सही, ओवोल्यूशन। मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रवण करने वाली ग्रंथि कौन है? मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रवण करने वाली ग्रंथि कौन है? काउपर्स, प्रोस्टेट, पेरिनियल या रेक्टल? क्षारीय द्रव का स्राव कौन करता है मैथुन के समय? काउपर ग्रंथि, याद रखिएगा। काउपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव का स्राव होता है। प्रोस्टेट से पुरस द्रव निकलता है बाबू, तो काउपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव निकलता है जो मैथुन के समय योनि को चिकना बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काउपर ग्रंथि। अगला सवाल ये है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? यानी अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ठीक है, ऑप्शन है TSH, ACTH, FSH और LH, ADH। अंडोत्सर्ग का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? TSH, ACTH, FSH और LH, ADH? जवाब दीजिए। नहीं, इसमें हो जाएगा बाबू, दोनों हो जाएगा, FSH और LH। ठीक है ना, FSH और LH याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। FSH माने हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों आपका अंडोत्सर्ग में है ना मदद करता है, नियंत्रण करता है, जो भी कहिए। अगला सवाल है और आज के लाइव का अंतिम सवाल है। अब और लाइव आएंगे कभी तो और लेसन जो है उसको करेंगे। एक सवाल और ले लीजिए, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी, पीतक पिंड या अंडाभ पिंड? अभी इंग्लिश बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड, कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स कार्डियम या कॉपर्स एलेटम? बोलिए, कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है, मतलब वो समाप्त हो जाता है, पीनियल नहीं होगा। आपको बताए थे कि जब मादा जो है गर्भ धारण करती है तो उसमें एक ग्रंथि बनता है पिंड, जो कि जिसको कहते हैं ये कॉपर्स ल्यूटियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉपर्स ल्यूटियम जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये आपका केवल जनन के मतलब गर्भ धारण के समय ही बनता है और फिर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेंगे। आपको 3 लेसन का हम रिवीजन आपको करवाए हैं, लेसन 2, 3 और 4, ये आपका हम 3 का करवाए। अब इम्पोर्टेंट लेसन है और भी है, उसको भी हम आपको करवाएंगे, सूचना जल्द देंगे आपको। लेसन 5, केवल लेसन 5 से एक दिन होगा लाइव, टोटल 50 क्वेश्चन केवल लेसन 5 से। वंशागति और विविधता का जो है, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको आएंगे हम, देखते हैं अगर कल समय मिल जाता है तो कल भी आ जाते हैं। और फिर लेसन 6 है वंशागति का आणविक आधार, ये दोनों को आपको हम महत्वपूर्ण है, इस दोनों को हम लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, कल देखते हैं बाबू, अगर कल समय मिला तो। ठीक है ना, आज तो हो गया, कल समय मिला तो कल आ जाते हैं। ठीक है।